Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Science with Sadia. Today we are going to study modern textbook physics first year, that is of National Book Foundation, and today we are going to study chapter number 1, physical quantities and measurements, and the topic is limitations of dimension analysis. हमने पीछे डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि हम डायमेंशंस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं टू चेक कि वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, और सेकंड is we can derive the formula, a possible formula for that quantity priorly knowing the factors on which it depends. अब उसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, अब वो हम लोग देख लेते हैं कौन सी है. डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस. डायमेंशन एनालिसिस में अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशंस आ जाती हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की सेम डायमेंशन आ जाती है, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि किस चीज़ की यूनिट है या किस चीज़ की डायमेंशन है. जैसे वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशन है दैट इज mL²T-2. ये सेम डायमेंशन है, तो इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये इधर वर्क की है, एनर्जी की है या टॉर्क की है. Second limitation is dimension analysis cannot be used to derive the possible formula containing trigonometric functions, exponential functions and logarithmic functions. डायमेंशन एनालिसिस से हम जो डिराइव करते थे फार्मूला, वो फार्मूला होता था जो सिंपल होता था, जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ नहीं आती थी, जिसमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नहीं आते थे और जिसमें कोई लॉग की चीज़ नहीं आती थी. तो वो हमारे पास होते थे सिंपल, लेकिन हम डायमेंशन एनालिसिस से वो वाले फार्मूलाज डिराइव नहीं कर सकते. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इट. So the third is dimension analysis cannot determine the dimensionless constant while deriving the formula. Dimensionless constant वो constant जिसकी कोई dimension नहीं होती, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, तो वो चीज़ें हम derive नहीं कर सकते through dimension analysis. Fourth is dimension analysis does not always prove that the relation is physically correct although relation is dimensionally correct. अगर हम लोग इसको प्रूव कर लें कि वो फिजिकली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये हमें ये सर्टिफिकेशन नहीं देता कि ये फिजिकली भी करेक्ट होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला हो या इक्वेशन हो दैट इज आल्सो फिजिकली करेक्ट. तो ये 4 इसकी लिमिटेशंस होगी. अभी मैं फर्दर यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें हमने टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फाइंड करना है थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस. सो जबकि हमें पता है कि हमें जब भी कोई फार्मूला डिराइव करना हो तो उसके लिए हमें प्रायरली पता होना चाहिए कि वो कोई भी क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. सो हियर द टाइम पेंडुलम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज पॉसिबली डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ अ बॉब, यानी जो भी हमने नीचे एक बॉब अटैच किया हुआ होता है उसका मास, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ, एंगल ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होता है पेंडुलम का वो कौन सा एंगल बना रहा होता है, वर्टिकल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड कर रहा होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. अब हम इन 4 चीज़ों को यूज़ करते हुए इसका पॉसिबल फार्मूला डिराइव करेंगे. अब हम यहाँ पे देखिए, हमें ऊपर से हम पढ़ चुके हैं दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट अपॉन द 4 फैक्टर दैट इज mass of a bob, length of the pendulum, the theta or the angle that a string makes with the vertical and gravitational acceleration. ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. अब हम जब ये साइन हटाते हैं t इज इक्वल टू, तो हम लगाते हैं एक कांस्टेंट का साइन, कांस्टेंट, और m पावर a, l पावर b, थीटा पावर c एंड g पावर d. ये 4 चीज़ें हमें पता होती हैं. अब हम इनकी डायमेंशंस लिख लेते हैं. t की डायमेंशन क्या होती है, t ही होती है. कांस्टेंट इज ए डायमेंशनलेस. m जो है, m क्या है, मास है, मास की डायमेंशन होती है m पावर a. l इज लेंथ, इसकी डायमेंशन हो जाएगी l. थीटा इज जो है, थीटा इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसको हम डायरेक्टली इग्नोर कर देंगे. और जी क्या होता है, इज द एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर की क्या हो जाएगी एल और टाइम का t-2. ये सारी डायमेंशन हमने लिख ली हैं. अब इस साइड पे m l t 3 आ रही है, यहाँ पे क्या है, ओनली t है. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m की पावर 0 है, l की पावर भी 0 है और t की पावर 1 है. यहाँ पे हम अलग-अलग लिख लेते हैं. m की पावर इज a, एल की पावर इज, ये यहाँ पे पावर थी d, सो एल की पावर b भी है और d भी है, सो एल की पावर बन जाएगी b प्लस d. एंड सिमिलरली t की पावर वुड बी -2d यहाँ से. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब हम इन दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कंपेयर करेंगे. अब इनके कंपैरिजन के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे m को, m की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर है a और इस साइड पे है 0. सो
वैल्यू ऑफ ए इज 0 आ गई। सेकंड इज एल की कंपेयर करते हैं। सो इस साइड पे क्या है, बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये हमने एल की कंपेयर की। थर्ड इज टी की कंपेयर करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड, इट्स -2d, -2d इज इक्वल्स टू इस साइड पे है उसकी 1। सबसे पहले यहाँ से हम d की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं, दैट इज -1/2। Similarly, putting the value of d in this equation, b plus -1/2 is equals to 0, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और c ऑलरेडी निगलेक्ट हो गया था, तो c की वैल्यू भी 0 आ गई है। चारों a b c d 4 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन चारों को हम जो मेन इक्वेशन थी वहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि हमने प्रायरली बता दिया कि हमारे पास जो भी वैल्यूज आ गई थी, a की 0, b की -1/2, c इज 0 एंड d इज -1/2। हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब m की पावर a थी यानी 0 हो जाएगी। l की पावर थी b, दैट इज 1/2, थीटा 0, g पावर -1/2, ये दोनों जो है वो 0 है एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो कॉन्स्टेंट l की पावर हो जाएगी 1/2 एंड g की पावर इज -1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट 1/2 को रूट की फॉर्म में l/g, इसकी नेगेटिव हो गई तो ये नीचे आ गया है। सो ये हमारे पास पॉसिबल फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड डिराइव हो गया। सो द नेक्स्ट असाइनमेंट is assignment number 1.2. The question is, which of the following relationship is dimensionally constant with an expression yielding the value of acceleration? यहाँ पे हमने क्या करना है, इन चारों को चेक करना है कि इनकी कौन सी इक्वेशन जो है दैट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इन दीज इक्वेशन x इज अ डिस्टेंस, t इज अ टाइम एंड b इज वेलोसिटी। ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों को हम सॉल्व करेंगे, उनकी डायमेंशन देखेंगे कि विच ऑफ द डायमेंशन फ्रॉम दीज matches the dimension of acceleration. So the next assignment is assignment. Let's start with the next assignment, that is assignment number 1.2. तो हमने पढ़ ली थी कि उसमें हमें क्या था एक्सेलरेशन की, उससे पहले हमें एक्सेलरेशन की यूनिट पता होनी चाहिए थी, दैट वाज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती है, मीटर इज लेंथ, सो एल, और सेकंड इज टाइम, सो टी -2। दिस इज द डायमेंशन दैट वी नीड टू फाइंड फ्रॉम द फोर ऑफ ऑल द ऑप्शंस। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन इज v/t²। इससे पहले प्रायरली हमें पता होना चाहिए कि v की क्या डायमेंशन या यूनिट होती है। v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और जो इसकी डायमेंशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, LT-1। तो यहाँ पे हम इसकी पुट करेंगे LT-1 और टाइम की क्या होती है, T⁻²। सो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, LT-3, यानी -2 प्लस -1 becomes -3। सो दिस इज नॉट इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज v/x²। सिमिलरली v की क्या हमारे पास डायमेंशन थी, LT-1 एंड x वॉज डिस्टेंस जिसकी थी l²। सो l², ये एक l से कट गया, सो l-1 t-1 आ गया, विच इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू LT-2। सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन इज v²/t। v की दोबारा से हम वही लिख लेंगे LT-1, लेकिन इस बार इसका स्क्वायर है एंड t इज t। सो लेट्स गेट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगी, l² t-2/t। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, l² t-3 बन जाएगी, विच इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल्स टू LT-2। सो द लास्ट ऑप्शन इज v²/x। अगेन हम यही v की डालेंगे, डायमेंशन डालेंगे, दैट इज LT-1 पावर स्क्वायर एंड x इज लेंथ l। ओके, ये बन जाएगा l² t-2 ओवर l। l और l कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स LT-2। सो हेयर वी गॉट द सेम डायमेंशन एज एक्सेलरेशन, दैट इज LT-2। सो ऑप्शन 4 is correct. And that's it for today's lecture. See you